अब वक्त आ गया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मार्वल के सबसे ताकतवर बीइंग्स में से एक इटर्नल्स को ऑफिशियली उनकी मूवी इटर्नल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका टीजर अभी से ही एमसीयू फैंस के बीच में बहुत बड़ी एंटिसिपेशन क्रिएट कर रहा है। होगा भी क्यों नहीं, इन कैरेक्टर्स को इतनी भारी भरकम स्टारकास्ट जो प्ले कर रही है। अब मैंने पहले ही इटर्नल्स की ओरिजिन और इटर्नल्स के फैक्ट्स बना दिए थे, लेकिन इनके मेंबर्स को कभी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इटर्नल्स की सुपर हीरो टीम के सारे मेंबर्स की हिस्ट्री, उनके पावर्स एंड एबिलिटीज और उनकी खासियतों के बारे में, जो आपका आने वाली इटर्नल्स मूवी का मजा और भी दुगना करेगी। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से इटर्नल्स ह्यूमैनिटी की एक ऑफशूट रेस है, जिसे सेलेस्टियल्स ने अर्थ पर आकर होमो इरेक्टस से ह्यूमंस के साथ इन्हें डेवलप किया था, जहां पर ये ह्यूमंस के मुकाबले लगभग अमर होते हैं, जिनके कारण इन्हें द इटर्नल्स कहा जाता है। और इनकी साइंस, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स ह्यूमन से कहीं ज्यादा आगे है। इसके ऊपर से इन इटर्नल्स के पास अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ पावर्स हैं, जो इन्हें मार्वल के अंदर एक पूरा का पूरा सुपर ह्यूमन रेस बनाता है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज इटर्नल की नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के मुकाबले 25 टन तक उठाने की क्षमता है, जिस लिमिट को बढ़ाकर कुछ इटर्नल्स इसे 40 टन तक लेकर गए हैं। साथ ही साथ ये टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन, लेविटेशन और इल्यूजन के साथ साथ कॉस्मिक रेज भी अपनी आंखों और हाथों से छोड़ सकते हैं। और तो और उनका अपने मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी पूरा मेंटल कंट्रोल होता है, जिसके कारण उन्हें डिसइंटीग्रेट करने के बावजूद भी वो खुद को दोबारा रीअपीयर कर सकते हैं। इन सब के ऊपर अलग अलग इटर्नल्स अपनी कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करके अपनी अलग अलग यूनिक एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं, जो उन्हें एक दूसरे से यूनिक तो बनाता ही है, साथ ही साथ उन्हें एक स्पेशल एज भी देता है। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई प्रकार के इटर्नल्स हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा मेन फोकस कुछ ही लीड कैरेक्टर्स पर होता है, जिन्हें मूवी के अंदर हमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन इटर्नल्स को। अगर बात करें एजैक की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले एजैक एक मेल है, जो इटर्नल्स का एक वाइज लीडर है। और जैसा कि मैंने आपको इटर्नल्स की अमरता के बारे में बताया, 13वीं शताब्दी में इसने ट्रोजन वॉर में भी हिस्सा लिया, जहां पर इसे गलती से ओलंपियन चैंपियन एजैक समझ लिया गया। और ये गलतफहमी यहीं पर नहीं रुकी। साल 1000 में जब एजैक साउथ अमेरिका के नेटिव से इंटरैक्ट करता है, तो कई लोग इसे इंकन गॉड तेकुमोत्जिन और एज़टेक गॉड क्विट्ज़कोटल भी मान लेते हैं। एजैक हमेशा से ही इटर्नल्स के एक डिप्लोमेटिक लीडर के रूप में नजर आया है। अगर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास सारे के सारे स्टैंडर्ड इटर्नल्स के पावर्स हैं, लेकिन इसके ऊपर से इसके पास स्पेशल सेलेस्टियल से कम्युनिकेट करने की भी एबिलिटी है, जिसके कारण ये चीज इटर्नल्स में इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बनाता है। फाइनली इस मूवी के थ्रू एक इंडियन कैरेक्टर का डेब्यू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होगा, जहां पर कुमैल नैंजियानी के किंगो को बॉलीवुड एक्टर के रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कॉमिक बुक से काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पर किंगो 16वीं शताब्दी में जापान के होकाइडो में शिफ्ट होता है, और वो उस जमाने के समुराई से तलवारबाजी और कटाना को इस्तेमाल करना सीखता है, और वो इवेंचुअली इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर भी हो जाता है। आगे जाकर मॉडर्न डे में वो अपनी इस तलवारबाजी का इस्तेमाल जापानीज सिनेमा के अंदर करता है और जापान का एक एक्शन सुपरस्टार बन जाता है। और अगर यहाँ पर इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, तो इसके पास भी हर तरह की स्टैंडर्ड इटर्नल्स की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनका कम से कम इस्तेमाल करता है और अपनी तलवारबाजी और कला पर ज्यादा निर्भर करता है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जैसा कि इसे बॉलीवुड एक्टर दिखाया जा रहा है, देखना यही होगा कि क्या ये मूवी के अंदर भी तलवारबाजी में माहिर है या नहीं। अब बात करते हैं इटर्नल्स के पावर हाउस गिलगमिश की, जिसका रोल साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली प्ले करेंगे। गिलगमिश स्ट्रेंथ के मामले में इटर्नल्स ही नहीं बल्कि मार्वल के सबसे पावरफुल बींग्स को भी टक्कर देता है, जहां पर इसकी पावर्स की बराबरी थॉर और हरक्यूलिस से भी की जाती है। वहीं पर इसका भी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है, जहां पर गिलगमिश 3000 BC में मॉडर्न डे इराक का राजा भी रह चुका है। वहीं पर अपनी ब्रेवरी और बहादुरी का सबूत देते हुए गिलगमिश ने अपने दम पर ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे, जहां पर उसने ह्यूमंस को कई सारे खतरनाक जीवों और बींग्स को हराकर उन्हें बचाया था, जिसके कारण यहाँ पर भी इसे हरक्यूलिस और सैमसन के नाम से भी कंफ्यूज किया जाने लगा। एंड इवेंचुअली गिलगमिश की नजदीकियां ह्यूमन से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी, जिसके कारण इटर्नल्स के किंग जोरस ने उसे इटर्नल्स के ग्रुप से बैनिश कर दिया था। लेकिन सेलेस्टियल्स के फोर्थ होस्ट के दौरान
जब जरूरत पड़ी तो उसे दोबारा लाया गया। यही कारण है कि इसे द फॉरगॉटन वन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए बात करते हैं एंजेलिना जोली की कैरेक्टर थेना के बारे में। इसे बेसिकली इटर्नल्स के फियर्स वॉरियर के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर इसका जन्म अजूरा के नाम से हुआ था, क्योंकि ये इटर्नल्स के राजा जूरस की बेटी है। लेकिन फाइनली आगे जाकर जूरस ने ज़्यूस की बेटी अथेना के नाम पर इसका नाम थेना रख दिया। थेना जितनी ही फियर्स है उतनी ही सॉफ्ट और काइंड हार्टेड भी है, जिसके कारण जैसा कि बाकी सारे के सारे इटर्नल्स डेविएंट से नफरत करते हैं, 1 लाख BC में थेना का क्रू नाम के एक डेविएंट के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप भी रह चुका है। दूसरी ओर आगे जाकर नील गाइमन के इटर्नल्स की मिनी सीरीज के दौरान जब इटर्नल्स अपनी सारी की सारी पावर्स को भूलकर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, तब वो एक मॉडर्न नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थॉमस इलियट से शादी करती है, जहाँ पर उसका जोई नाम का एक बेटा भी होता है। इसके अलावा वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में टोनी स्टार्क के अंदर एक रिसर्चर का भी काम कर चुकी है। एंड ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड इटर्नल्स पावर्स के ऊपर भी इसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वेपनरी को यूज करने का बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज है। अब चलिए बात करते हैं लॉरेन रिडलॉफ की मक्कारी की। अगेन कॉमिक बुक के अंदर ये कैरेक्टर एक मेल कैरेक्टर है, जो स्पेशली ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर चुका है, जहाँ पर इसने एशियंट इजिप्ट में टॉथ के रूप में इजिप्शियंस को लिखना सिखाया। साथ ही साथ इसे बाकी दूसरे इटर्नल्स की तरह ही हर्मीज और मरकरी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसके पास अपनी नेचुरल इटर्नल पावर्स के ऊपर सुपर स्पीड की एबिलिटी है, जहाँ पर इसने अपने गुरु मास्टर एलो से इंजीनियरिंग में महारत हासिल की है। और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके इसने अपनी इटर्नल एनर्जी को सुपर स्पीड में कन्वर्ट करने में महारत हासिल की है, जहाँ पर इसने इसके लिए स्पेशली खुद के आर्मर्स और स्पेशल एरोडायनेमिक सूट्स बनाए हैं, और इसी के चलते वो ऑलमोस्ट डीसी के फ्लैश की तरह है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं ब्रायन टायरी हेनरी की फेटोस के बारे में। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो फेटोस बेसिकली इटर्नल्स का टेक गाई है, जो बेसिकली सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इटर्नल्स के लिए अलग अलग वेपन्स, टूल्स और आर्मर को फोर्ज कर सकता है, जहाँ पर इसके पास एक स्पेशल मैटर ऑल्टरिंग हैमर है। यही कारण है कि इसे बहुत सारे लोग ओलंपियन गॉड हेफेस्टस से भी कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी खासियत यही है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड इटर्नल्स की पावर्स होने के बावजूद भी ये बैटलफील्ड में खुद भाग लेने के बजाय बैटलफील्ड में अपना सपोर्ट अपने काम और अपनी इन्वेंशन से दिखाता है, और बेसिकली इटर्नल्स की ग्रुप का ये द ब्रेन है। अब देखते हैं कि मूवी के अंदर इसका कमाल हमें कहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गैमा चैन की कैरेक्टर सर्सी के बारे में। सर्सी इजीली मार्वल की सबसे पॉपुलर इटर्नल का खिताब जीत सकती है, क्योंकि उसने इटर्नल्स के अलावा एवेंजर्स का भी बहुत लंबे समय तक साथ दिया है, और शायद इसी ह्यूमंस के अटैचमेंट के कारण इसे मूवी के अंदर ह्यूमन काइंड लविंग भी कहा जा रहा है। और उसकी ह्यूमंस की अटैचमेंट अभी यहीं पर नहीं रुकती। वैसे तो उसका इटर्नल मैकारी के साथ एक ऑन एंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुका है, लेकिन उसके कुछ ह्यूमन पार्टनर्स भी रहे हैं, जिनमें स्पेशली ब्लैक नाइट के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक बॉन्ड है, जहां पर वो ब्लैक नाइट को गन जोशिन भी डिक्लेयर कर चुकी है, जो इटर्नल्स के चुने हुए पार्टनर्स को कहते हैं। अब देखना तो यही होगा कि ये चीज मूवी के अंदर किस तरह से दिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसका रिश्ता इकरिस के साथ दिखाया जा रहा है। अगर पावर्स की बात करें तो इसके पास वही सारे स्टैंडर्ड पावर्स तो हैं ही, साथ ही साथ इसके पास ट्रांसम्यूटेशन की स्पेशल एबिलिटी है, जो बेसिकली किसी भी चीज का फॉर्म किसी और रूप में बदल सकता है, चाहे वो चीज जिंदा हो या नॉन लिविंग। अब चलिए बात करते हैं बैरी क्योगन के ड्यूरिग के कैरेक्टर के बारे में। वैसे तो ड्यूरिग इटर्नल्स के ही मेन मेंबर्स का हिस्सा है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर हीरो के बीच में एक विलन जरूर होता है, ड्यूरिग उन्हीं में से एक है, जिसके अंदर पावर की बहुत ज्यादा भूख है और वो सब कुछ अपने काबू में करना चाहता है, जहाँ पर उसने अपनी एक खास तरह की एबिलिटी को डेवलप किया है, जिसमें अपनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की वजह से वो किसी को भी कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी के चक्कर में उसने कई बार अपने इटर्नल साथियों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी की है, और ऐसा लग रहा है कि वो मूवी के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करने वाला है। खैर देखते हैं कि क्या मार्वल फेज 4 में ये एक बड़ा सुपर विलन साबित होता है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं रिचर्ड बैडन के कैरेक्टर इकरस के बारे में, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 20,000 साल ही है, एंड यकीन मानिए ये उसे सबसे छोटे इटर्नल्स में से एक बनाता है। बाय द वे इकरस ने डेविएंट्स के खिलाफ कई सारे जंगों में इटर्नल्स का बहुत ज्यादा साथ दिया है। वहीं पर इसके नाम की वजह से ह्यूमैनिटी इसे ग्रीक गॉड इकरस समझने लगी। इसके अलावा इकरस थैनोस के खिलाफ भी इटर्नल्स का साथ दे चुका है, जब वो यूनिवर्स से मर्ज होने जा रहा था। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की,
तो इकरिस के पास इटर्नल्स की सारी एबिलिटीज थोड़ी ज्यादा अमाउंट में है और उसने अपनी हर एक इटर्नल खासियत को सबसे बेहतरीन रूप से डेवलप किया है, जहाँ पर इसी के चलते वो 40 टन तक का वजन भी उठा सकता है और ये चीज उसे गिलगमिश के बाद दूसरा सबसे ताकतवर इटर्नल बनाती है। इसके अलावा उसके पास स्पेसिफिक कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन है, जिसकी मदद से वो हीट और लाइट को अपनी आंखों और हाथों से छोड़ सकता है। साथ ही साथ उसके पास है इनहैंस सेंसेस, जिसकी मदद से उसे अपने आसपास सेलेस्टियल्स का आभास बहुत जल्दी हो जाता है, जो बाकी इटर्नल्स को तैयार होने में बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ पर क्या ये सारी चीजें उसे एवेंजर्स का लीडर बना सकती हैं? वेल, वो तो एमसीयू में आने वाला समय ही बताएगा। अब चलिए फाइनली बात करते हैं लिया मैथ्यू की कैरेक्टर स्प्राइट के बारे में। वेल, यहाँ पर भी इसका शायद जेंडर स्वैप किया गया है, क्योंकि कॉमिक्स में स्प्राइट एक लड़का है, जहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान इसने शेक्सपियर को भी इंस्पिरेशन दी। और तो और कॉमिक बुक के हिसाब से पीटर पैन का भी कैरेक्टर इसी से इंस्पायर्ड था, जहाँ पर ये लंदन के एक पार्क में राइटर के सामने अपीयर हुआ था। इसके अलावा इसने और भी कई सारे मजाक और प्रैंक्स थ्रू आउट द हिस्ट्री किए थे, लेकिन यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ी बदमाशी की थी, जिसका हर्जाना इसके साथ साथ कई सारे इटर्नल्स को चुकाना पड़ा। एक्चुअली इन रियलिटी स्प्राइट सबसे ओल्डेस्ट इटर्नल्स में से एक है, जहाँ पर इसकी उम्र 1 मिलियन साल है। एंड ऑफ कोर्स 10 लाख सालों से खुद को बच्चे के रूप में देखकर स्प्राइट का दिमाग घूम जाता है और नील गाइमन के इटर्नल्स के रन के दौरान वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल की मदद से खुद की उम्र बढ़ाने के लिए इटर्नल्स की मेमोरी वाइप कर देता है। लेकिन फाइनली इटर्नल्स खुद की पावर्स को रियलाइज कर ही लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास सारी की सारी पावर्स हैं, लेकिन इसकी खासियत है इल्यूजन क्रिएट करना, जिसकी मदद से ही इसने सारे के सारे इटर्नल्स की मेमोरी को वाइप किया था। अब बस यहाँ पर देखना ही होगा कि अगर स्प्राइट की उम्र कभी भी बढ़ती नहीं है तो मूवी में वो हमें और कितने लंबे समय तक दिखने वाला है, क्योंकि भले ही स्प्राइट की उम्र ना बढ़ती हो, लेकिन लिया मैथ्यू की तो उम्र बढ़ेगी ही। सो गाइस, ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो इटर्नल्स के सारे कोर मेंबर्स की। अब देखना ये होगा कि मार्वल स्टूडियोज इन इटर्नल्स को कॉमिक बुक सोर्स मटेरियल के कितना करीब रखता है। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।